हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, क्लास सिक्स्थ। सो आशा करता हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके आ चुके होंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, या फिर किसी लोकेशन को देखना है, स्केल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबल। ये बेसिक चीज़ें हम चैप्टर 1 में कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो पहले वो देखकर फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। और कुछ बेसिक डिटेल्स और हैं जिन्हें आपको जान लेना या समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स, ज्योग्राफिकल टर्म्स, जो मैं आपको पहले भी बताते आया हूँ, आज भी इस क्लास में हम कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो इनके बारे में आप बड़े ध्यान से एक बार नोट कर लेंगे, लिख के रख लेंगे और मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, थीम ए का चैप्टर नंबर 2। राइट। इसमें एक और चैप्टर है, वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए, अब इस चैप्टर में बेसिकली हम ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले तो व्हाट आर ओशियंस हम जानेंगे, ओशियंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि ये क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या क्या हैं और कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्लियर है। पहला ओशियंस के बारे में, सेकंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और थर्ड उनका नाम, और फोर्थ उनका डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही क्वेश्चन में आपसे चार चीजें पूछी जा रही हैं, तो इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ। मतलब किस किस तरीके से आपके जो ओशियंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं वो अर्थ पर लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं लाइफ ऑन अर्थ, वो भी जानेंगे। इंक्लूडिंग हमारी ह्यूमन लाइफ को भी कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला था ओशियन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में, उनके नाम्स जानेंगे, और कैसे वो हमारी लाइफ को, चाहे एनिमल्स हैं, हम हैं, मैरीन लाइफ है, या जितने भी लाइफ हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ। देखो, कुछ कुछ अगर आप स्पेस से देखेंगे तो आपको अर्थ ऐसी नजर आएगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट इफ यू लुक इज ब्लू। और कुछ आपको ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो ब्राउन जैसा पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है। और फिर बाकी आपको ये वाइट पार्ट दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन में अभी ये बता देता हूँ, आगे हम और डिटेल में भी जानेंगे। तो ब्लू पार्ट जो है, वो ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है, वाटर की कलर से, वाटर की वजह से, ओशियन वाटर की वजह से। ठीक है। और जो ब्राउन कलर है, ये जो ब्राउन जैसा कलर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है आपको, लैंड यानी जमीन की वजह से। और जो आपको वाइट कलर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, क्लाउड्स की वजह से। ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। तो ये जितना भी आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, तो ये क्लाउड्स की वजह से दिख रहा है। और लास्ट में अगर आपको नीचे की तरफ भी व्हाइट कलर दिख रहा है, तो इट मे बी स्नो। ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको। मेजरली ब्लू कलर किसकी वजह से दिख रहा है, पानी की वजह से दिख रहा है। जो ब्राउन जैसा कलर दिख रहा है वो आपको जमीन की वजह से दिख रहा है। और जो व्हाइट कलर जो मेजरली दिख रहा है वो आपको क्लाउड्स की वजह से दिख रहा है। ठीक है। द अर्थ सीन फ्रॉम द स्पेस, द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन। ये इसमें जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन का व्यू है। विथ अफ्रीका टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट में कौन सा दिखेगा, अफ्रीका है, इंडिया, एंड पार्ट ऑफ एशिया। अफ्रीका एशिया वाला पार्ट आपको इस तरफ दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, आपको राइट में ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। और नीचे की तरफ अंटार्कटिका वाला रीजन दिखेगा। क्लियर है। चलिए आते हैं। ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ, कुछ इंट्रोडक्शन में ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर।
ठीक है। तो आपका लगभग जो 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, हमारे चारों तरफ इतना सारा पानी है। व्हेन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू, देखा था ना हमने अभी सैटेलाइट व्यू। तो अगर हम बाहर से देखें, स्पेस से देखें, तो अर्थ का कलर कैसा, ब्लू नजर आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द अर्थ पार्ट इज कवर्ड विथ वाटर, कितना, 3/4 पार्ट। याद रखेंगे इस पॉइंट को। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ एज द ब्लू प्लेनेट। तो ये भी याद रखेंगे कि अर्थ का दूसरा नाम क्या है, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू नजर आता है। ब्लू किसकी वजह से नजर आ रहा है, पानी की वजह से नजर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस। जो बड़े बड़े आपको वाटर बॉडीज दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। राइट। बट इन द पिक्चर ऑफ अर्थ यू कैन सी at last at least one other color which is brown। आपने देखा, मैंने आपको बताया था उसमें ब्राउन कलर भी हमें नजर आ रहा है। और ये कलर किसका है, लैंड का कलर है, जमीन का कलर है। विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4, मतलब लगभग हमारा जो लैंड है वो कितना कवर करता है, ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द ग्लोब। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड कॉल्ड लैंड मास। अगर बहुत सारी लार्ज बॉडी है लैंड की, उसे हम लैंड मास बोल देते हैं। और एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो और अगर इसी लैंड मास को और एक्सपेंड कर दिया जाए तो हम उसे क्या बोलने लग जाते हैं, कॉन्टिनेंट। आई होप इतने वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक सिंपल एक रिवीजन और करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि ब्लू कलर किसको दर्शा रहा है, वाटर को। और जो आपको यहाँ पर ब्राउन जैसा कलर दिख रहा है वो लैंड बता रहा है। और जो वाइट कलर दिख रहा है वो क्लाउड्स दिख रहा है। ठीक है। तो फिर हमने इसमें सबसे पहला पॉइंट जाना कि हमारा 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है। और बाकी का जो 1/4 है वो किससे कवर है, लैंड से कवर है। ठीक है। और लैंड के अगर ये लार्ज एरिया में एक्सपेंस है तो उसे हम बोल देते हैं लैंड मास। और ये थोड़ा सा और लार्ज एरिया में कवर हो जाता है तो हम उसे क्या बोलने लग जाते हैं, कॉन्टिनेंट। क्लियर है, समझ में आ गया ये। और अर्थ को, जो हमारा अर्थ है, उसे और क्या नाम से बुलाया जाता है, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। आई होप इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला कि अर्थ पे वाटर कितने पर कितने एरिया में है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। सेकेंड, लैंड कितने एरिया में है, 1/4 में। अर्थ को और किस नाम से बुलाया जाता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से बुलाया जाता है। और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो किसकी वजह से है, वाटर बॉडीज की वजह से, जिन्हें हम ओशियंस बोलते हैं। ठीक है। चलिए एक ये है द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी। अब जो ब्लू दिख रहा है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार सुन के थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन नेवी का एम्बलम है। ठीक है। इंडियन नेवी का साइन है ये, हमें ऐसा देखने को मिलता है अपनी इंडियन नेवी का साइन। तो इंडियन नेवी का एम्बलम है जिसका मोटो क्या है, साम नो वरुणा। क्या है, साम नो वरुणा, जिसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, साम नो वरुणा, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पेशियस टू अस ओ वरुणा। बी ऑस्पेशियस टू अस ओ वरुणा। This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and the water in general। तो आप देखेंगे हिंदू टेक्स्ट के अनुसार हम ये चीज किसको बता रहे होते हैं, वरुण भगवान को बता रहे होते हैं, जो कि आपके ओशियन, समुद्र, या फिर आपके स्काई, या फिर इन जनरल पानी के देवता को बोला जाता है। ठीक है। तो क्या है इंडियन नेवी का मोटो, साम नो वरुणा, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पेशियस टू अस ओ वरुणा। ठीक है। वरुण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बी ऑस्पेशियस टू अर्थ, मतलब हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं मैप में। मैप ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम द एबव
नॉर्थ पोल ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये नॉर्थ पोल देखने को मिल रहा है, और ये साउथ पोल देखने को मिल रहा है। आई होप अब तो आपको क्लियर होगा पोल्स के बारे में। फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर की क्लास थी उसमें मैंने आपको पोल्स बताए थे, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो आपको लेफ्ट इमेज में ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट में हमें नॉर्थ पोल की इमेज देखने को मिल रही है और राइट में हमें साउथ पोल की इमेज देखने को मिल रही है। क्लियर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशियन, जितना भी आपको ब्लू एरिया दिख रहा है वो क्या है, ओशियन है, along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf, etc. अब कहीं कहीं पर ना ये बहुत बड़े पार्ट तो आपको जो ब्लू एरिया दिख रहा है वो ओशियन है, लेकिन ओशियन के ना छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं। मान लीजिए कहीं पर अगर पानी यहाँ पर आके रुक गया या फिर लैंड बाउंड्रीज के बीच में पानी आके सिमट गया, तो उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि सी, बे, गल्फ, या फिर और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश चैनल्स। ये भी कुछ एक्स्ट्रा नाम्स हैं, नाम हैं जो आपको आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इनके नाम याद कर लो कि सी, बे, गल्फ, चैनल्स, ठीक है। ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि ओशियन का फर्दर एक्सटेंशन होता है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कुछ आपकी ओशियन लाइफ है जिसमें आप कोरल्स देख पाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ देख पाते हैं। अगर आपको नहीं इतना समझ में नहीं आता तो सिंपली कोरल्स क्या होते हैं, ओशियन के प्लांट्स होते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। इतना। स्टार फिश, आपको ये स्टार फिश दिख रही होगी, एंड सी एनीमोना, और ये आपको एक फिश वेल दिख रही होगी, यहाँ पर भी फिश दिख रही होगी। और अगर आप देखें तो आपकी जो एनसीईआरटी में है कुछ कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको शार्क दिख रही है, यहाँ पर डॉल्फिन्स दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ और फिश दिख रही हैं, या आपको स्पर्म वेल दिख रही है, ठीक है। तो इनको एक एक बार देख लेंगे और पहचान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दिखती हैं तो आपको वापस से सर्च करने की जरूरत ना पड़े, एक बार आप देखें और आपको समझ में आ जाए। द ओशियन टुगेदर होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट, जितने भी ओशियन है उसमें मैक्सिमम पानी है हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सी वाटर है ना वो ना खारा पानी है, तो उसे हम ज्यादातर चीजों के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, पानी तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन जो ओशियन वाटर है या सी वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। अब सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, मतलब नमक की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसे पी नहीं सकते या फिर अदर मैक्सिमम चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन फ्रेश वाटर के सोर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स पे फ्रेश वाटर मिल जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू जो आपका बारिश होती है रेन के थ्रू, ठीक है। और आपका ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो है जिसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसमें भी आपको फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी देखने को मिल जाता है, जो कि हम पीने के लिए या फिर अदर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओशियन वाटर को ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका खारा पानी है और उसे हम पीने में या फिर बाकी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही लिमिटेड यूज़ रह जाता है। नहीं तो अब आपने वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे वाटर स्कार्सिटी भी क्या होती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ओशन वाटर, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी कहाँ है, ओशियंस में, सीज में, बे में अवेलेबल है। लेकिन वो कैसा पानी है, खारा पानी है, जिसकी वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है, वो कहाँ पर अवेलेबल है, आपके ग्लेशियर्स में, आपकी रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, और अंडरग्राउंड वाटर जिसे ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कुएं वगैरह से जो पानी निकालते हैं, ठीक है। फिर अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि स्पेस से अगर अर्थ की इमेज देखी जाए तो कुछ कुछ ऐसा दिखता है हमें, हमारा प्यारा अर्थ, जिसमें मैक्सिमम आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। और ब्लू कलर हमें क्या बता रहा होता है कि ब्लू वाटर दिखा रहा होता है, कि ब्लू कलर से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है,
ठीक है। और जो आपका ब्राउन कलर है वो लैंड बता रहा होता है, और जो आपका वाइट कलर है वो आपके क्लाउड्स होता है। क्लियर है इतना? ये तीन कलर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने जाना कि भाई हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है। टोटल अगर अर्थ को मान लिया जाए तो टोटल अर्थ पे हमारे पास 3/4 वाटर अवेलेबल है। बाकी 1/4 पे हमें हमारी जमीन यानी लैंड मास देखने को मिल जाता है। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? अब हमारे अर्थ को एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें ब्लू कलर दिख रहा होता है। और फिर अगर 1/4 हमारे पास लैंड मास अवेलेबल है, अगर लैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे हम लैंड मास बोलते हैं। अगर उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए तो हम उसे कॉन्टिनेंट बोलने लगते हैं। कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। फिर हमने ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी, इसको आप एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन जाना वाटर का, और हमने देखा इसमें नॉर्थ पोल भी देखा हमने अलग अलग इमेज एंगल से, साउथ पोल भी देखा। हमने जाना कि यहाँ पर जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ओशियंस का है, ये हमारा लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बारे में हमने ओशियन लाइफ के बारे में जाना। फिर जाना कि ओशियन में सॉल्टी वाटर अवेलेबल है, और फ्रेश वाटर के हमारे पास सोर्सेज भी हैं। कौन कौन से वो सोर्स हैं? कि भाई ग्लेशियर रिवर, लेक्स, एटमॉस्फेयर, अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्स अवेलेबल हैं। अब जानते हैं हम कुछ ओशियंस के बारे में। वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस। हमें क्या देखने को मिलते हैं? 5 ओशियंस देखने को मिलते हैं। कितने ओशियंस देखने को मिलते हैं? 5 ओशियंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? द पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये 5 ओशियन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? कौन कौन से? पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न ओशियन, या फिर जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। इन पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। चलो एक बार और रिवाइज करेंगे। पहला पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा इंडियन ओशियन, फोर्थ आर्कटिक ओशियन, फिफ्थ अंटार्कटिक ओशियन या फिर साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया इतना? द मैरीन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मैरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, जिन्हें हम एल्गी बोलते हैं। मैरीन, अब मैरीन फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा फोना पहले बता देता हूं मैं। देखो, फ्लोरा मतलब फ्लावर, याद कर लो। फ्लावर क्या होता है? एक प्लांट होता है। और फोना, इसका अपोजिट एनिमल्स, याद कर लीजिए। ठीक है, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फोना यानी एनिमल्स। तो यहाँ मैरीन फ्लोरा की बात हो रही है, यानी पानी में जो जो अपने ओशियंस में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। और ये क्या? ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स, वहां पर जो सी वीड्स मिलती हैं। द मैरीन फोना कंसिस्ट थाउजेंड ऑफ स्पीसीज। जो मैरीन फोना में मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। कलर्ड फिश देखने को मिल जाती हैं, डॉल्फिन्स मिल देखने को मिल जाती हैं, वेल्स देखने को मिल जाती हैं, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आपने जब भी आप ओशियन में देखेंगे ना, तो ऊपर आपको लाइट विजिबल होती है। मान लीजिए यहाँ से सन रेज आ रही हैं, बट ये ना डीप ओशियन में ना बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सनलाइट है ना वो एक हद तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, उसके नीचे ये लाइट्स कम होने लगती हैं, और एक लिमिट के बाद लगभग ब्लैक हो जाता है, मतलब वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। क्लियर है इतना? तो डीप सी क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत गहराई में जो क्रिएचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ्स हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। मतलब कि अगर अपन ओशियन के और अंदर जाते जाएं तो वहां तक तो लाइट पहुंच नहीं पा रही है, तो उसे हमने डार्क डेप्थ बोल दिया। वहां पर अलग तरीके की लाइफ देखने को हमें मिल जाती है। द पेसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। तो पेसिफिक ओशियन कैसा है? सबसे बड़ा है। यहाँ पर मैंने सीरीज में लिख दिया सबसे बड़ा कौन सा है? पेसिफिक ओशियन। फिर उसके बाद एटलांटिक ओशियन, फिर उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउदर्न ओशियन, और सबसे छोटा
आर्कटिक ओशियन देखने को मिल जाता है। आप इंडिया से हैं तो याद रखिएगा कि इंडियन ओशियन थर्ड नंबर पे आता है, उससे पहले पैसिफिक, फिर अटलांटिक और फिर इंडियन, फिर साउदर्न, फिर आर्कटिक ओशियन देखने को मिल जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, 5 ओशियंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक, सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशियन और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन देखने को मिल जाता है। ये ओके, ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है, एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लियर इमेज भी डालता हूँ इसमें। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन ये यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर ग्लोब में देखेंगे ना तो एक साथ दिखता है, ठीक है। और अगर पेपर में ऐसे हमने फ्लैट कर दिया तो हमें दो पार्ट्स में दिख रहा है, जबकि आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अटलांटिक ओशियन। तो फर्स्ट नंबर पे पैसिफिक ओशियन, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न या फिर अंटार्कटिका ओशियन और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन हमें देखने को मिल जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। कॉन्टिनेंट्स में हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, अभी मैं कॉन्टिनेंट्स नहीं बता रहा हूँ। जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तब कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आपको ये इस मैप में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। साउदर्न नॉर्दर्न, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ छोड़ देंगे। सिंपली हम देखेंगे यहाँ पर पैसिफिक ओशियन फर्स्ट नंबर पे हमें देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे हमें अटलांटिक ओशियन, जो आपका ये पूरा जोन है वो अटलांटिक ओशियन है। थर्ड नंबर पे जो आपको देखने को मिलता है वो इंडियन ओशियन है, यहाँ से ये वाला पूरा जोन इंडियन ओशियन का है, ठीक है। ये वाला जोन इंडियन ओशियन है। फोर्थ नंबर पे हमें साउदर्न ओशियन देखने को मिलता है या अंटार्कटिका ओशियन, या फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से पार्ट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। पांचों ओशियंस, पांचों के नाम अब तो याद हो गए होंगे। चलो एक बार और रिवाइज कर लें, पांचों के नाम क्या क्या थे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन। फोर्थ नंबर पे आपका साउदर्न या फिर अंटार्कटिका ओशियन। और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन। तो ये साइज के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओशियन और उससे रिलेटेड डिजास्टर्स। देखो, अब सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर अवेलेबल है, ओशियंस में अवेलेबल है। तो जब एवोपरेशन होता है, डिटेल में मैं जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, ज्योग्राफिकल टर्म जैसे एवोपरेशन अभी मैंने यूज किया, इनके बारे में मैं आगे वाली क्लास में या फिर कभी ना कभी आपको बताते रहूंगा, तो आपको पता चलते रहेगा। अभी जस्ट समझने पे ध्यान देंगे। तो एवोपोरेशन होता है, एवोपोरेशन सबसे ज्यादा कहाँ से होगा, ओशियन से होगा, ठीक है। अब क्या बन रहा है, जो हमारे सन रेज की वजह से पानी हीट होता है, हीट होने की वजह से पानी से भाप निकलने लगती है। जैसे आपने पानी बॉयल होते हुए देखा होगा, उससे भाप निकलती है। तो वही जब नेचुरल प्रोसेस होता है तो उसे हम एवोपोरेशन बोलते हैं। तो पानी कहाँ ऊपर जा रहा है वापस से आसमान में, आसमान में जाके वो क्या कर रहा है, क्लाउड्स फॉर्म कर रहा है। जो हमने देखे थे व्हाइट क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे, वो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे। जब ये होल्ड नहीं कर पाता तो पानी वापस से जमीन पर गिरने लगता है या ओशियंस में गिरने लगता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम पानी अपना जो लैंड मास पे, कुछ तो जमीन पे आएगा, अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे गिरेगा, लेकिन कुछ ओशियंस में भी गिरेगा, जिसकी वजह से हमें क्या स्ट्रोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रोम क्या होते हैं, जब बैड वेदर होता है विल अ लॉट ऑफ रेन, अगर बहुत बैड वेदर है और बहुत सारी बारिश हो रही है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो बारिश हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोम बोल देते हैं, ठीक है। पानी बरस रहा है, पानी बरसने के साथ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, उसे हम स्ट्रोम बोल देते हैं, ठीक है। वॉयलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स सच एज साइक्लोन। अगला टर्म क्या है, साइक्लोन, which causes widespread damage on the coastal region of the world। अब साइक्लोन भी क्या करता है, बहुत सारा डैमेज कर देता है। अक्सर आपने न्यूज में ये टर्म सुना होगा, साइक्लोन्स हिट कर रहा है आपके, कभी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हिट कर रहा है। आई होप आपको बे ऑफ बंगाल जो इंडिया का जो इस तरफ वाला पोर्शन है, मान लीजिए ये अपनी कंट्री है इंडिया, और इंडिया के जो राइट में है वो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, और दूसरा अरेबियन सी आपके लेफ्ट में, ठीक है।
तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कभी हिट कर रहा है, कभी अरेबियन सी वाले रीजन में हिट कर रहा है। तो साइक्लोन टर्म आपने सुना जरूर होगा, लेकिन होता क्या है साइक्लोन? साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग मास ऑफ एयर। बहुत बड़ा रोटेटिंग मास होता है एयर का, मतलब एयर ऐसे ऐसे गोल 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 रोटेट कर रही होती है, और जिसके सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, साइक्लोनिक आई, सेंटर ऑफ आई, इन डिटेल में मैं आपको आगे वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मोटा मोटा समझ लेंगे 6 क्लास के बेसिस पे। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? एक बहुत बहुत सारी एयर जब एक जगह रोटेट होने लगती है, गोल गोल रोटेट होने लगती है, तो ये क्या करता है? आगे मूव होने लगता है। ठीक है, इसे हम साइक्लोन बोल देते हैं। और इसके आसपास बारिश भी हो सकती है, कहीं पर तूफान भी आ सकता है। और जब ये जमीन एक लैंड मास को हिट करता है तो काफी सारी तबाही मचाता है। ठीक है, फिर आते हैं सुनामी पर। सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर होता है जो कि ओशियंस में ओरिजिनेट होता है। ह्यूज पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। अगर कहीं ओशियन में कहीं अर्थक्वेक आया है या वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो उसके बॉटम में अगर अर्थक्वेक आया है या वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तब सुनामी जनरेट होता है। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, और कोस्टल रीजन्स को सबमर्ज कर सकता है, अपने अंदर डुबा सकता है, और बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। अब सिंपल सुनामी को समझने का यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए ये आपका जमीन है, और ये आपका ओशियन वाटर। ठीक है, ये आपका ओशियन, मान लीजिए ये ओशियन है, और ये ओशियन के नीचे भी ये जमीन वाला पार्ट है। ठीक है, ओशियन के नीचे ये जमीन है। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये जमीन यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? जमीन क्या शेक करने लगती है, हिलने लगती है। तो अगर यहाँ पर जमीन हिल रही है तो ये वाटर भी हिलना शुरू करेगा। हिलना शुरू करेगा तो वाटर का मूवमेंट कहाँ? लैंड की तरफ होगा। तो ये वाटर राइज करेगा और यहाँ पर डैमेज क्रिएट करेगा। दूसरा तरीका क्या था कि भाई यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई वॉल्केनो है, अंदर ओशियन के अंदर वॉल्केनो है, और यहाँ से ये वॉल्केनो इरप्ट होता है। ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो फिर से कुछ एक्स्ट्रा मास गेन हो रहा है। जब यहाँ चीज कुछ एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसकी वजह से फिर से ये वाटर में मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट करते करते कहाँ? लैंड की तरफ जाएगा। तो ये लैंड मास को डिस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रहता है और पानी का लेवल इसकी वजह से इतना बढ़ गया, तो यहाँ पर लोगों को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत बेसिक था। अदरवाइज आप देखेंगे कॉन्टिनेंट पर कि भाई यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेट इसके नीचे जा रही है, पानी यहाँ पर वापस चला गया, और फिर वापस से इसने एडजस्ट किया, और फिर पानी जाके वापस से काफी बड़े एरिया में ये वाइड स्प्रेड कर देता है। जब अपन आगे और पढ़ेंगे तो सुनामी में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ओशियन के नीचे जो जमीन है उसके नीचे अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फटने की स्थिति में क्या होता है? पानी में मूवमेंट होता है। मूवमेंट की वजह से वो कहाँ? जमीन की तरफ आता है, और जो भी कोस्टल रीजन है वहां पर वो लोग अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ओशियन और इसके डिजास्टर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने अब क्या क्या पढ़ लिया एक बार और रिवाइज करेंगे, भूलने तो नहीं दूंगा मैं। एक बार मेरे साथ जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने स्पेस से अर्थ की इमेज देखी थी, जिसमें हमने जाना था कि ब्लू कलर क्या बता रहा है? आपका वाटर को बता रहा है, और ब्लू कलर मेजरली ओशियन है। ठीक है, फिर हमने ब्राउन कलर के बारे में भी जाना था, ये क्या है? लैंड है, और जो व्हाइट कलर है ये आपके क्लाउड्स हैं। ये चीज हमने यहाँ देख ली थी। फिर उसके बाद हम आए थे और हमने जाना था कि जो हमारी अर्थ का 3/4 एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, और 1/4 पर हमें लैंड देखने को मिल जाती है। और अगर किसी लैंड का थोड़ा सा बड़ा एरिया देखा जाए तो उसे लैंड मास बोलते हैं, और यही अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे कॉन्टिनेंट बोलने लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी थी। ये इंडियन नेवी का एम्बलम है, इसे देख लेंगे, कभी आपको देखने को मिलता है। और इसमें जाना था कि उनका मोटो क्या है? साम नो वरना, विच का मतलब बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वरना। फिर उसके बाद हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की इमेज देखी, और जाना कि ओशियन के अलावा भी अगर छोटी छोटी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम बे, सी, गल्फ
के नाम से या चैनल के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने सॉल्टी वाटर के बारे में जाना, ओशियन में कैसा सॉल्टी वाटर होता है, उसके सोर्स जाने, फ्रेश वाटर के सोर्स जाने। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए ओशियन पे, जिसमें हमें पता चला कि ओशियन 5 ओशियंस हमें देखने को मिल जाते हैं। एक चीज और, इसमें एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा कि ये सारे ओशियंस ना एक दूसरे से कैसे हैं, कनेक्टेड है, बिल्कुल बाइफरकेट नहीं है कि यहाँ से पैसिफिक ओशियन खत्म हो गया और फिर ये 2 किलोमीटर की दूरी और फिर ये दूसरा ओशियन शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है, यहाँ पर पानी एक दूसरे में मिल रहा है। ये कभी अटलांटिक में चले जा रहा है, आर्कटिक में चले जा रहा है, या फिर इंडियन ओशियन में आ जा रहा है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस हमने अपनी सहूलियत के लिए इनका अलग अलग नाम दे दिया और हम इन्हें अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बस। 5 ओशियंस, फिर उसके बाद हमने जाना कि सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। फिर सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन है, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन है, फोर्थ नंबर पे साउदर्न या फिर अंटार्कटिका ओशियन है, और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद हमने ओशियन से रिलेटेड कुछ डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्टॉर्म, साइक्लोन और सुनामी के बारे में जाना, कुछ बेसिक डिटेल्स जानी। बस इस लेवल पे इतना बहुत है, बाकी आप कनेक्टेड रहिएगा तो और डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे। अब एक सुनामी जो आया था, कब आया था, 2004 में, 26 दिसंबर 2004 को। क्यों, किस किस वजह से आया था? वो आया था इंडोनेशिया में अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, जिसने 13 कंट्रीज को अफेक्ट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स और तमिलनाडु केरला वाला रीजन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था। ठीक है, अंडमान और निकोबार वाला रीजन आपको पता है कहाँ पर है? एक मिनट में पहले आपको बता देता हूँ। इंडिया, ये जो है ना, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो अंडमान निकोबार वाला रीजन देखने को मिलता है, और ये जो आपको रीजन है वो तमिलनाडु वाला रीजन। ठीक है, वापस से आ जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट अफेक्ट था। सच सुनामी is rare but destructive. Luckily, they can be detected before they hit the coast. Many countries collaborate in such early warning system. अब क्या हुआ है कि हम क्या है, अब सुनामी को ट्रैक कर सकते हैं, किसकी मदद से? अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से। तो इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम इसका नाम है, और हमारे पास एक और एजेंसी अवेलेबल है जो कि जो जब भी सुनामी आता है तो लाइव्स को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। वो कौन सा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है? इवेंट्स लेड टू लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी हैंडल्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर होता है तो ये एक्टिव हो जाती है, तो वहां पर जाकर ये रिलीफ मटेरियल या फिर हेल्प के लिए पहुंच जाती है। चाहे लोगों को वहां से निकालना हो, फूड मटेरियल अवेलेबल करवाना हो, या फिर मेडिकल फैसिलिटी देनी हो। सुनामी या फिर आपका साइक्लोन या फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर आता है, किसी भी डिजास्टर मतलब किसी भी डिजास्टर में ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास, अभी इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा और डिटेल में, कि इसके हेड पीएम होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि 2004 में एक सुनामी आया था जिसने 13 कंट्रीज को अफेक्ट किया था। ये आया कहाँ से था, किसकी वजह से आया था? क्योंकि जो आपका इंडोनेशिया है वहां पर अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से ये सुनामी देखने को मिल रहा है। और इंडिया के कौन से रीजन अफेक्ट हुए थे? अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला वाले रीजन अफेक्ट हुए थे इससे। लेकिन अब सुनामी को जल्दी से ट्रैक भी किया जा सकता है, किसकी मदद से? अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से। इस पे एक्शन कौन लेता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस पे एक्शन लेती है। लोगों को वहां से बाहर निकालना हुआ, उनकी हेल्प करना हुआ, रिलीफ मटेरियल पहुंचाना हुआ, फूड्स प्रोवाइड करना हुआ, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज देना हुआ। इस समय ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करता है। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसके अलावा मैंने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि एसडीएमए और डीडीएमए भी हमें देखने को मिल जाता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। अब कॉन्टिनेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम एक करेंगे क्विक रिवीजन, उसके बाद हम आज की क्लास करेंगे ओवर। तो बिग क्वेश्चंस हमने जाना यहाँ पर। ओशियन ब्लू कलर किसकी वजह से है?
वाटर की वजह से वाटर यहाँ पर किस चीज को बता रहा है, ओशियन से अवेलेबल है। फिर यहाँ पर ब्राउन कलर आपका लैंड को बता रहा है, व्हाइट कलर क्लाउड्स को बता रहा है। फिर हमने जाना कि 3/4 एरिया में हमें वाटर देखने को मिल जाता है, 1/4 में लैंड, और लैंड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं लैंड मास, अगर उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे हम बोलने लग जाते हैं कॉन्टिनेंट। और हमारी अर्थ को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लू प्लैनेट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी कि नेवी का एम्बलम और इसका मोटो पढ़ा हमने, सामनो वर्णा, विच मींस बी ऑस्पिशियस टू अस। ओ वर्णा, वर्णा क्या है, आपके पानी के देवता हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर हमने ओशियन के पार्ट्स भी देखे हैं हमने कि ओशियन को अगर फर्दर देखा जाए छोटे छोटे पार्ट्स में तो सी, बे, गल्फ, चैनल, इनके बारे में भी जाना। फिर हमने नॉर्थ पोल देखा, साउथ पोल देखा। फिर उसके बाद हमने ओशियन लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना, कोरल रीफ जाना। फिर उसके स्टार फिश, आपको स्पर्म व्हेल, शार्क, डॉल्फिन्स और फिश के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि आपका जो ओशियन वाटर होता है या सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, उसे हम रेगुलर यूज नहीं कर सकते। और फिर हमने उसके बाद पढ़े फ्रेश वाटर के सोर्सेज। फिर उसके बाद हम आ गए ओशियंस पे, जिसमें हमने 5 ओशियंस पढ़े। सबसे बड़ा अपना पैसिफिक ओशियन है, फिर उसके बाद अपना अटलांटिक ओशियन है, थर्ड अपना इंडियन ओशियन है, फोर्थ अपना अंटार्कटिका या फिर साउदर्न ओशियन है, और फिफ्थ अपना आर्कटिक ओशियन। फिर उसके बाद हमने ओशियन और उससे रिलेटेड कुछ डिजास्टर्स के बारे में जाना, जिसमें हमने स्ट्रोम, साइक्लोन और सुनामी के बारे में पढ़ा। फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली कि आज से पहले सुनामी कहाँ आया, कुछ एग्जांपल तो होगा सुनामी का। 2004 में आया था, 13 कंट्रीज को अफेक्ट किया था, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु केरला वाले रीजन में अफेक्ट किया था। और इसका पता कैसे चलाया जाता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर सुनामी आने वाला है या आने के चांसेस हैं। फिर उसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। और ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो स्टे कंसिस्टेंट, कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट्स, वेयर एवर यू वांट टू। बस डाउट्स लेके नहीं जाना है। जय हिंद, जय भारत।